दिवाली हो या किसी की शादी, इंडिया में हर फैमिली कोशिश करती है कि थोड़ा गोल्ड खरीद ही ले। बट गोल्ड सिर्फ एक सेंटिमेंटल चीज नहीं है, ये एक काफी बड़ा एसेट क्लास भी है। पर ऐसा क्यों क्यों हम गोल्ड को इतना वैल्यू करते हैं? है तो ये एक मेटल ही, फिर क्यों गोल्ड एक इतना इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है? और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज के दिन गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं? एंड क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सब टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। सोना एक ऐसा निवेश है जिसमें नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर। पिछले 4 से 5 महीनों में सोने की कीमतें जिस रिकॉर्ड तेजी से भागी है, उसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। जब तनाव ज्यादा होता है पूरे विश्व में, तो सोने की अपील जो है एक सेफ्टी बेट की तरह बढ़ जाती है। एंड हमारे टीम से भुवन ने भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2 एक्सपर्ट से बात की है, तो हम उस कॉन्वर्सेशन के भी कुछ की पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कैसे ह्यूमंस पहले बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे एंड फिर हम कुछ प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स यूज करने लगे। जैसे जैसे ह्यूमंस की लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनने लगे एंड सेल होने लगे। उन सब प्रोडक्ट्स के लिए एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था एंड तब ही गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज होना स्टार्ट हुए। फिर डिफरेंट किंग्स एंड क्वींस अपने अलग अलग मोहर बनाने लगे एंड इसी तरह वर्ल्ड में डिफरेंट करेंसीज आने लगी। बट इससे एक और प्रॉब्लम आ गई। कंट्री एक्स के लोग कंट्री वाई की करेंसी नहीं मानते थे एंड इसीलिए उनके बीच ट्रेड होना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो मॉडर्न वर्ल्ड को एक कॉमन सोर्स ऑफ वैल्यू की नीड फील हुई, जिससे वो अपने करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन कर पाए एंड आपस में ट्रेड कर पाए। एंड वो कोई ऐसा सोर्स ऑफ वैल्यू ढूंढ रहे थे जो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री तुरंत एक्सेप्ट कर ले, एंड वो कॉमन कमोडिटी थी गोल्ड। गोल्ड का एक सेंटिमेंटल वैल्यू तो था ही साथ गोल्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थी एज अ करेंसी। लोगों को काफी ट्रस्ट था गोल्ड पर एंड यहीं से गोल्ड स्टैंडर्ड का एरा स्टार्ट हुआ 1900s के अराउंड। एक कंट्री के पास जितना गोल्ड होता, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल मानी जाती थी। यूएस ने टोटल $100 प्रिंट किया एंड उनके पास 1 टन गोल्ड है। सिमिलरली यूके ने टोटल 1000 पाउंड्स प्रिंट किया एंड उनके पास भी 1 टन गोल्ड है। तो अब एक्सचेंज रेट क्या होगा? जब यूके एंड यूएस आपस में ट्रेड करेंगे तो वो एक्सचेंज रेट क्या डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? सो बेसिकली $100 विल बी इक्वल टू 1000 पाउंड्स विच इज बैक्ड बाय 1 टन ऑफ गोल्ड, और $1 विल बी इक्वल टू 10 पाउंड्स। एंड इसी तरह से एक्सचेंज रेट सारे डिफरेंट कंट्रीज के डिटरमाइन किए जाते थे। तो क्या आज भी यही होता है? क्या आज भी जिसके पास जितना गोल्ड है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी करेंसी की वैल्यू क्या है? Not really. It does not happen that way anymore. गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? इसकी भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। थैंक्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूएस एक मेजर ट्रेड हब एंड सुपर पावर बन गया था। बाय द 1960s, यूएस के पास वर्ल्ड का 75% गोल्ड था। वो लेजिड गोल्ड माफिया बन गया था। बट उनकी इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो हो रही थी कि उन्हें फिर से वही प्रॉब्लम आई। उनके पास इतने गोल्ड रिजर्व्स ही नहीं थे कि वो और डॉलर्स प्रिंट कर पाए। एंड क्योंकि गोल्ड को माइन करने में अराउंड 10 इयर्स लगते, यूएस ने सारे बड़े कंट्रीज को बुलाया एंड कहा कि करेंसी को गोल्ड से अब डीलिंक करना होगा एंड एक नया स्टैंडर्ड डिसाइड करना होगा। एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि गोल्ड की जगह अब यूएस डॉलर से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किए जाएंगे। आई थिंक ये यूएस का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिससे उसने अल्टीमेटली वर्ल्ड ट्रेड को काफी लंबे टाइम तक डोमिनेट किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोल्ड कैसे पहले करेंसी बना, फिर कैसे बाकी करेंसीज गोल्ड बैक्ड थे एंड अब करेंसीज यूएस डॉलर्स बैक्ड हैं मोर और लेस। एंड गोल्ड का प्राइस भी यूएस डॉलर्स में ही कोट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी टीम से भुवन ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2 एक्सपर्ट से डिटेल में बात की है अबाउट 3-4 थिंग्स। सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑफ गोल्ड, कितना गोल्ड एनुअली माइन किया जाता है, गोल्ड प्राइस को क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, एंड उनके इनसाइट्स इन सारी चीजों में ही काफी इंटरेस्टिंग थे। तो अगर हम गोल्ड सप्लाई की बात करें तो एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 75% गोल्ड माइन से आता है, माइन से प्रोडक्शन होता है, एंड बाकी 25% इज रिसाइकल्ड गोल्ड। एवरी ईयर अराउंड 3500 टन्स गोल्ड माइन होते हैं। पहले साउथ अफ्रीका गोल्ड सप्लाई कंट्रोल करता था, मेजरली वहीं से गोल्ड माइन होकर आता था। बट अब ये और डाइवर्स हो गया है। अब चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएस वर्ल्ड के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं। बट प्रोडक्शन ही ग्लोबल सप्लाई डिटरमाइन नहीं करता है, कंजम्पशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड कंजम्पशन के बेसिस पे हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंदाजा लगता है। जैसे कि कुछ कंट्रीज जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, उनका लोकल गोल्ड मार्केट रिलेटिवली छोटा है, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो वो अपना प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करते हैं।
बट चाइना में लोकल डिमांड इज वेरी हाई, तो इवन दो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वहां से बहुत कम गोल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। ये था सप्लाई साइड। अब डिमांड साइड की बात करते हैं। गोल्ड का डिमांड ब्रॉडली 4 सोर्सेस से आता है। 1, सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड, एंड ये ट्रेंड आपने 2024 में न्यूज में भी बहुत देखा होगा, क्योंकि चाइना बहुत गोल्ड बाई कर रहा है एंड लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चाइना एंड रशिया डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। बट एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहा है गोल्ड मार्केट में सिंस 2010। आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स काफी डर गए थे, उनकी करेंसी काफी डिवैल्यू हो रही थी एंड उन्होंने तब वापस गोल्ड बाई करना स्टार्ट किया। इन 2020-23 ऑल्सो सेंट्रल बैंक डिमांड वापस पिकअप हुआ एंड अभी ये 1000 टन्स पर एनम से ज्यादा है। चाइनीज डिमांड क्योंकि बहुत हाई रहा, इसकी वजह से आपने अभी रिसेंट प्राइस रैली भी देखी थी गोल्ड में, हालांकि अब वो वापस से गिर गया है ड्यू टू अदर रीजंस व्हिच वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑल्सो। सेकंड सोर्स ऑफ डिमांड है कंज्यूमर डिमांड। ज्वेलरी, वॉचेस, गोल्ड कॉइन्स, ये सारे चीजें जो भी हम प्रेस्टीज वैल्यू के लिए लेते हैं वो कंज्यूमर डिमांड का पार्ट है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए गोल्ड बेसिकली एक रॉ मटेरियल की तरह है एंड ये ज्यादा ग्रोथ तब करता है जब गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं या गिर रहे होते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड है टेक्नोलॉजी सेक्टर, एंड वहां से भी काफी हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं जहां गोल्ड एज अ यूटिलिटी प्रोडक्ट यूज हो रहा है। स्मार्टफोन्स में यूज हो रहा है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इसके काफी एप्लीकेशंस हैं, डेंटिस्ट्री में इसके काफी एप्लीकेशंस हैं और अब स्पेस टेक में भी इसके बहुत सारे यूज हो रहे हैं। सो ये एक इमर्जिंग एंड ग्रोइंग सोर्स ऑफ डिमांड बन के आ रहा है फॉर गोल्ड। एंड फोर्थ सोर्स ऑफ डिमांड है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विच इज इन द फॉर्म ऑफ बार्स, कॉइन्स, इवन गोल्ड ETFs एंड सो ऑन। गोल्ड को बहुत लोग एज पोर्टफोलियो इंश्योरेंस या हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी देखते हैं, या हमारे जैसे लोग जो हर धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया पे गोल्ड बाई करते हैं, तो ये भी एक बड़ा सेगमेंट है गोल्ड के डिमांड का। इंटरेस्टिंगली, गोल्ड का डिमांड साइड थोड़ा सेल्फ बैलेंसिंग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे अगर प्राइस बहुत हाई होता है तो कंज्यूमर डिमांड फॉर ज्वेलरी वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, बट इन्वेस्टमेंट्स का डिमांड थोड़ा बढ़ता जाता है। अगर आप ये चार्ट देखें तो यू विल सी कि गोल्ड का डिमांड कैसे बढ़ रहा है एंड डिमांड कहां से आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो दिख रहा है इज दैट लाइट पर्पल बार ETF डिमांड का, जो Q2 2020 में इतना ज्यादा था बट अब नेग्लिजिबल है। जब भुवन ने भी एक्सपर्ट से पूछा तो उनका रिस्पॉन्स और भी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि नेट डिमांड ETFs का लोअर है, बट चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज आर बाइंग एंड US एंड यूरोपियन कंट्रीज आर सेलिंग। तो इससे भी ये समझ आता है कि एशियन कंट्रीज गोल्ड को काफी सीरियसली ले रहे हैं। उस वीडियो में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो एक एक्सपर्ट हैं किशन, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही एंड आई वांट टू कोट हिम हियर। द सप्लाई साइड कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलिटी इन द गोल्ड मार्केट कंपेयर्ड टू मेनी अदर एसेट्स। अब इसका मतलब क्या? बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं? गोल्ड का सप्लाई साइड उसके प्राइस को काफी स्टेबिलिटी देता है, बट इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं ताकि ये और इजीली समझ में आए। हमने अभी देखा कि गोल्ड का डिमांड बहुत सोर्सेस से आता है एंड कुछ सोर्सेज लाइक कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड सेल्फ बैलेंसिंग भी है। तो वहां ऑलरेडी एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड है, तो वो प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट तो दे ही देता है। प्लस गोल्ड का जो सप्लाई है वो स्प्रेड आउट है अक्रॉस द ग्लोब, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 कंट्री में ही माइन हो सकता है गोल्ड एंड वो कंट्रीज इसका सप्लाई कंट्रोल कर ले। एंड इसीलिए गोल्ड में आप देखोगे बहुत ज्यादा प्राइस शॉक्स नहीं आते हैं, हेंस वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है। आई होप अब आपको गोल्ड का सप्लाई एंड डिमांड साइड थोड़ा समझ में आ गया होगा एंड वो स्टेबल क्यों है ये भी समझ आ गया होगा। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास एंड इसके पोर्टफोलियो में होने से क्या होता है। इसमें आई विल शेयर जो भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक्सपर्ट्स का पर्सपेक्टिव है एंड लास्ट में आई विल समराइज ऑल द पॉइंट्स, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं 2 वीडियो क्लिप्स प्ले करूंगा। पहला वीडियो क्लिप है वॉरेन बफे, जहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों गोल्ड एज एन एसेट क्लास उन्हें समझ नहीं आता। And I've used this illustration before, but if you take all of the gold in the world, and put it into a cube, it will be a cube that's about 67 feet. Get a ladder and you could climb up on top of it and you could say, I'm sitting on top of the world, and think you're king of the world. You could, you could fondle it, you could polish it, you could do all these things with it, stare at it, but it isn't going to do anything. It's all you are doing when you buy that is that you're hoping that somebody else a year from now or 5 years from now will pay you more to own something that it, again, can't do anything.
एंड दूसरे वीडियो में आई विल प्ले रॉबर्ट कियोसाकी का एक क्लिप जो कि एक बहुत फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, एंड वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों गोल्ड ही बाई करते रहते हैं। It all starts with fake money. So in 1971, the US dollar became fake. So this is God's money. This is auto gold. So today, that's spot today is around $1,600 US. तो अब बफेट सही है या रॉबर्ट कियोसाकी? देखो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक्सपर्ट्स की माने तो गोल्ड का रेगुलर इनकम ना देना मेक्स अ लिटिल सेंस, क्योंकि उसमें ना कोई क्रेडिट रिस्क है, ना कोई काउंटर पार्टी रिस्क है, ना ही कोई सेटलमेंट रिस्क है। अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा ही, इसलिए उसमें कोई बॉन्ड की तरह इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। ऑल्सो गोल्ड को एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है। जैसा हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर देखा, बहुत कंट्रीज ने अपनी करेंसीज डीवैल्यू की थी, तो इन्वेस्टर्स अपना परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड की तरफ गए। इवन सेंट्रल बैंक्स तक गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिए, स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स। गोल्ड को एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, एंड इस पे भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक्सपर्ट्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दिया। यूएस मार्केट्स को हम इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे डिफरेंट रेजिम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 2%, 2 to 5% and above 5%. And as per these experts, gold returns in periods of higher inflation higher देखने मिले हैं, which means अगर गोल्ड का रेट 2% इन्फ्लेशन रेजिम में 2% से बढ़ा है तो 5% रेजिम में वो मोर देन 5% से बढ़ता है। एंड अगर गोल्ड का रिलेशनशिप हम इंटरेस्ट रेट से देखें तो मोस्टली ये इनवर्स रिलेशनशिप देखने मिलता है, क्योंकि अगर हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बॉन्ड्स पर तो इन्वेस्टर्स आर मोर इंसेंटिवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड वो गोल्ड कम होल्ड करते हैं। बट जैसे इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होने लगते हैं एंड वो क्लोजर टू जीरो आने लगते हैं, देन गोल्ड अगेन बिकम्स अ वायबल ऑप्शन। लास्ट 12 to 18 मंथ्स में ना ये रिलेशनशिप होल्ड ट्रू नहीं किया है। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं बट गोल्ड फिर भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स फील कि सेंट्रल बैंक्स के परचेजेस की वजह से ये प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोल्ड का कोई परफेक्ट कोरिलेशन स्टॉक या इवन बॉन्ड मार्केट से फिगर करना डिफिकल्ट है। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि वो गोल्ड प्राइसेस एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से या तो वो डिल्यूजनल है या डिसऑनेस्ट है। हम तो बस इसको डीपली स्टडी करके ब्रॉडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। एग्जैक्ट तो सही में किसी को नहीं पता। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट अप करना चाहते हैं तो इंडिया में आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं आपको क्विकली मोस्ट कॉमन वंस बता देता हूँ। फर्स्ट इज फिजिकल गोल्ड, जो आप खरीद के लॉकर वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। इसमें बस आपको होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट थोड़ा हाई लगेगा। सेकेंड, डिजिटल गोल्ड। आप इनको एप्स वगैरह के थ्रू खरीद सकते हैं एंड जब भी आप ये डिजिटल गोल्ड ऐप से खरीदेंगे तो वेंडर पीछे आपके बिहाफ पे इस गोल्ड को वॉल्ट वगैरह में सेफली स्टोर करेगा। एंड कुछ एप्स तो अब आपको गोल्ड लीजिंग के ऑप्शंस भी देते हैं। थर्ड वे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो आपको प्राइस अप्रिसिएशन के साथ 2.5% इंटरेस्ट भी देगा, बट इसमें 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ETFs, जो आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से बाई कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। आजकल बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अब गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं जिसमें आप SIP कर सकते हैं। तो ये तो हुए डिफरेंट वेज इन विच यू कैन टेक एक्सपोजर टू गोल्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गोल्ड का जो प्राइस है ना वो INR में आप हमेशा देखोगे कोट होता हुआ, बट गोल्ड का जो एक्चुअल प्राइस है वो USD में कोट होता है। बट हम इंडिया में इसे INR में खरीदते हैं तो इसमें एक इनहेरेंटली करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ फटाफट। अगर गोल्ड $1000 का है एंड आज डॉलर वर्सेस INR 83 है तो हम 83,000 रुपीज में ये गोल्ड बाई कर सकते हैं। बट कल अगर डॉलर वर्सेस INR 80 हो जाए एंड गोल्ड $1000 पे ही रहे तो हमें 80,000 रुपीज ही मिलेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड। ऑल्सो क्योंकि इंडिया में बहुत प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड नहीं होता है तो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है एंड गोल्ड के इंपोर्ट पे हमें कस्टम्स ड्यूटी भी देनी पड़ती है। पहले ये कस्टम्स ड्यूटी 15% था बट अब ये 6% हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि इससे डॉलर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आता है, बस INR प्राइस इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट ने ये प्रोबेबली अभी रिसेंटली ही बजट में अनाउंस किया था और इसलिए अनाउंस किया था ताकि गोल्ड की स्मगलिंग कम हो सके एंड लोग सही चैनल से गोल्ड परचेज करें। आई पर्सनली थिंक कि गोल्ड का डिमांड एंड प्राइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से डिटरमाइन होता है, वो है ह्यूमन फियर। एंड जैसे ही डर का माहौल ज्यादा होने लगता है वैसे ही गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज होता है। अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल का वॉर चल रहा है, तो ऐसे टाइम्स में सेंट्रल बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी को हेज करने के लिए गोल्ड की तरफ जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, इस वीडियो को क्विकली समराइज करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया।
गोल्ड एक इंपॉर्टेंट एंड बड़ा एसेट क्लास है। ये एक हिस्टोरिकली स्टेबल एसेट क्लास है क्योंकि इसका डिमांड स्ट्रक्चर थोड़ा सेल्फ बैलेंसिंग है एंड सप्लाई भी वर्ल्ड में फैला हुआ है। सेंट्रल बैंक्स अभी गोल्ड परचेज को डोमिनेट कर रहे हैं करंट सिनेरियो में। गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन वर्क करता है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन, जब बेसिकली डर का माहौल बहुत ज्यादा होता है एंड लोग गोल्ड में पनाह लेते हैं। गोल्ड प्राइस यूजुअली इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड प्राइस गिरता है। बट अभी लास्ट कुछ मंथ्स में ये रिलेशनशिप भी ब्रेक हुई है, मोस्टली बिकॉज ऑफ अगेन सेंट्रल बैंक्स का बाइंग। एंड इंडिया में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ेगा एंड थोड़ा करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क भी लेना पड़ेगा। होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो भुवन वाला वीडियो भी पूरा देख लें, इवन दो वो इंग्लिश में है। एंड कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।